जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका डे 51 जो कि 17 अप्रैल को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कवर करेंगे और इसका जितना भी पीडीएफ है ना आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आंसर के साथ, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि मैं ये टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रत्येक दिन ला सकूं। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किस राज्य के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा कि 2025 में जो राष्ट्रीय सरस मेला का आयोजन हुआ था ना, उसका आयोजन किया गया है केरला के द्वारा। तो केरल से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे एक नौका दौड़ त्यौहार भी मनाया जाता है जो कि वेवनार झील में मनाया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग मेला की करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मेला है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये नई दिल्ली में किया गया। वहीं पे अंबुबाची मेला पूछा जाएगा तो असम ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे काला घोड़ा पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा। वहीं पे फुलदेई त्योहार पूछा जाएगा तो आप लोग उत्तराखंड ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे खजुराहो त्योहार पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में एक पशु का उत्सव मनाया गया था कनूमा, जो कि ये तेलंगाना में मनाया गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना शुरू की गई है। देखिए, अभी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवाएं शुरू करने के लिए शक्ति योजना शुरू किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे जब बिहार का बजट आया था ना मार्च में, तो वहाँ पे महिलाओं के लिए एक पिंक बस का प्रावधान किया गया है और ये कहाँ पे स्टार्टिंग किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा पटना में किया जाएगा। वही बजट में ये भी बताया गया था कि बिहार राज्य के जो परिवहन है ना, वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है 33%, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, महिलाओं से संबंधित यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल का शुभारंभ किया गया है। वैसे शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे। और अभी हाल ही में शिक्षा के लिए एक नया अधिनियम भी आया था 2020 का NEP, जिसको लागू कब किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2021 में इसको लागू किया गया। इसमें स्कूल का फ्रेमिंग किया गया है 5+3+3+4 के आधार पर, तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम यशस्वी योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा ये पीएम यशस्वी योजना को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे ये योजना आया कब था, तो ध्यान रखिएगा 2019 में इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जो OBC, EBC और DNT जो श्रेणी के जो छात्र होते हैं ना, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पीएम यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके कारण क्या होगा कि इनके बीच जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ना, वो इनको उपलब्ध हो पाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड मोरा सुरंग जो समाचार पत्रों में थी वो किस राज्य में अवस्थित है। ये देखिए, ये सुरंग अभी हाल ही में बहुत चर्चे में था, तो ये किस राज्य में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी का नया नामकरण किया गया है। वैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विश्व की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है, तो वो आपका मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा और इसका हाल ही में नामकरण किया गया है ट्रंप जी के द्वारा। इसका नाम रखा गया है अमेरिका का खाड़ी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और ट्रंप से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद ये 47 नंबर के वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और ये कौन से पार्टी से बने हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी से बने हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किस एक पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा रणभूमि पर्यटन पहल का शुभारंभ किया गया। वैसे इस पहल का शुभारंभ किया गया है यहाँ पे आपका पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा और भारतीय सेना, मतलब उन्होंने मिलकर यहाँ पे इस प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 77 से अधिक जो युद्ध स्थल है और जो सीमावर्ती एरिया वाले जो भी पर्यटन स्थल है ना, यहाँ पे मानचित्र पे इसको यहाँ पे दर्शाना इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है। देखिए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक 2025 रिपोर्ट को जारी किया गया है। बात अगर हम लोग ILO की करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1 मई 1919 को वर्साइल की संधि के द्वारा ILO की स्थापना होता है। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा आपका जिनेवा हो जाएगा। वैसे जिनेवा से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका WTO और WHO का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में ही होता है, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में NDRF ने अपना 20वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया। देखिए, अभी हाल ही में NDRF के द्वारा 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है उड़ीसा के कटक में। बात अगर हम लोग NDRF की करते हैं तो ये एक अधिनियम आता है 2005 का अधिनियम। इसके द्वारा 2006 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। NDRF का समारोह अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था, तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित भारत 1947 से 2047 का 67वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। देखिए, अभी हाल ही में जो है ना वो विकसित भारत 1947 से लेके 2047 तक का ये जो टारगेट रखा गया है कि 100 साल में भारत विकसित हो जाएगा, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे नई दिल्ली से ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में पुस्तक मेला का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। वहीं पे अगर बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन पूछा जाएगा तो इसका आयोजन भी अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। 2+2 वार्ता भी नई दिल्ली में ही होता है और रायसीना डायलॉग भी जो है वो भी आपका नई दिल्ली में ही होता है, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में चक्रवात सीन किस देश को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2025 में एक चक्रवात आता है सीन, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। यहीं से आप लोग रेमेल भी ध्यान रखिएगा कि ये रेमेल उड़ीसा के तट के पास आता है, जिसका नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस का आयोजन कब और कहाँ पे किया गया तथा यह कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है। तो पराक्रम दिवस जो है ना वो 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये आपका मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। सुभाष चंद्र बोस से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक के पास होता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी पराक्रम दिवस का आयोजन 23 जनवरी को उड़ीसा में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। नारा ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा में आपका पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सभी के सभी नारा जो है ना वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो फीडे शतरंज विश्व कप का जो आयोजन है ना 2025 का, ये भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। 2025 का होने वाला है और 2025 के प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप लोग तो पहले नंबर इसे रट जाइएगा। वहीं पे बात अगर हम लोग फीफा की करते हैं तो फीफा 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया था। वहीं पे 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका कनाडा, मैक्सिको और USA में हो जाएगा, और ये सेम क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ रटे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अपने मतदाता जागरूकता अभियान 2024 के तहत जागरूकता अभियान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात अगर हम लोग चुनाव 2024 की करते हैं तो इसकी घोषणा कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 16 मार्च 2024 को इसका घोषणा किया गया था, और चुनाव का आयोजन स्टार्टिंग कब होता है, तो 19 अप्रैल से ये स्टार्ट होता है और 1 जून तक ये चुनाव होता है, टोटल 7 चरणों में। और सरकार किसका बनता है, तो NDA का बनता है, नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे सरकार बनता है। वहीं पे अगर चुनाव आयोग की बात करते हैं तो इसका वर्णन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 324 में है। और वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और एक संविधान संशोधन आपका होता है, 61वां संविधान संशोधन 1988, जो कि आपका राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समय में हुआ था। और यहाँ पे जो मतदान करने की जो आयु थी ना, पहले 21 साल हुआ करती थी, इसको घटा के यहाँ पे 18 साल कर दिया। तो यहाँ पे तो पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर निम्न झांकियों को पुरस्कृत किया गया, इनका संबंध किससे है? तो महाकुंभ का झांकी, तो इनका संबंध तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राइफल का भी संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। जनजातीय गौरव वर्ष झांकी आपका ये जनजातीय मंत्रालय से इसका संबंध हो जाएगा। वहीं पे जयती जय मम झांकी का संबंध आपका भारतीय नृत्य झांकी से हो जाएगा। वैसे अगर बेस्ट झांकी का अवार्ड पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यूपी का ये जो महाकुंभ झांकी था ना, इसको 2025 के गणतंत्र दिवस का बेस्ट झांकी का अवार्ड से इसको नवाजा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन इस बार का रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्राबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 2025 के कोई भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में भारत में साइंस फिक्शन का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखिए 2025 में साइंस फिक्शन का भी हाल ही में आयोजन किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे डिफेंस एक्सपो पूछा जाएगा तो इसे गुजरात के गांधीनगर ध्यान रखिएगा। और वहीं पर अगर आपसे रायसीना डायलॉग पूछा जाएगा तो नई दिल्ली ध्यान रखिएगा। पुस्तक मेला पूछा जाएगा तो वो भी नई दिल्ली ध्यान रखिएगा। और 2+2 वार्ता पूछा जाएगा तो आप लोग वो भी नई दिल्ली ही ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल यहाँ पे ग्लोबल हो जाएगा, ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन भी दोस्तों नई दिल्ली में ही किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम वाणी योजना हाल ही में चर्चा में रही है, तो यह पहल जो है वो किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये फ्री वाईफाई से संबंधित है और ये संचार मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। वहीं पे अगर मिष्टी योजना के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध आपका मैग्रोव से हो जाएगा। वहीं पे अमृत धरोहर योजना पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण से हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किन 2 स्थल को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? तभी हाल ही में भारत के 2 ऐसे स्थल थे जिसको विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया था। पहला तो मूसी नदी हो जाएगा और दूसरा जल किला हो जाएगा, तो इनको निगरानी की सूची में रखा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां राष्ट्रीय खेल में प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया है किसे? तो देखिए 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, इसमें प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया था आपको कलारीपट्टू, जो कि केरला का एक मार्शल आर्ट है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में होता है, जिसका उद्घाटन किया जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसका समापन किया जाता है आपका गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं उनके द्वारा। इसमें मसाल वाहक कौन थे? तो लक्ष्य सेन थे, जिनका संबंध आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। और इसका शुभंकर क्या था? तो ध्यान रखिएगा इसका शुभंकर मौली हो जाएगा। वहीं पे अगर 37वां राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका गोवा में किया गया था और आपका 39 वाला कहाँ पे किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये आपका मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ उससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका रिवीजन सीरीज का है। कल का जो टेस्ट था ना उसे अगर आप लोग अच्छी तरीके से कवर किए होंगे तो यहाँ पे हमें डीपली ज़्यादा यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे मैंने दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल कवर किया है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि सामर्थ्य योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? देखिए एक सामर्थ्य योजना था और एक सामर्थ्य पहल था, तो सामर्थ्य योजना का संबंध आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा और 2016-17 के आसपास में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया का विस्तार कहाँ तक किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसे 2016 में शुरू किया गया था और इसका विस्तार 2025 तक का कर दिया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। वहीं पे भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है। वहीं पे रेलवे के द्वारा 2030 तक और बिहार सरकार के द्वारा 2040 तक ये कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना को में लोन की राशि क्या है? देखिए पहले यहाँ पे 10,000 तक का लोन दिया जाता था और अब यहाँ पे बढ़ा के 30,000 तक का कर दिया गया। यहाँ पे क्या है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना उनको यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों मैंने इसका सारा डिटेल्स आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से कवर की हूँ, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्थ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? देखिए योजना अगर पूछा जाएगा तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। वहीं पे अगर पहल पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा संबंध आपका कपड़ा मंत्रालय से हो जाएगा और वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह, जो कि बिहार से इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट है कि सागरमाथा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पे आपका सागरमाला हो जाएगा। सागरमाला का संबंध आपका हो जाएगा बंदरगाहों से। वहीं पे अगर भारतमाला परियोजना पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन 2035 पहल किस आयोग के से संबंधित है? ध्यान रखिएगा ये नीति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई और तथा इसका संबंध किससे? देखिए मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत किया गया था 25 दिसंबर 2014 को और इसका संबंध आपका हो जाएगा सार्वभौमिक टीकाकरण से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टीकाकरण की बातें की गई है और गर्भवती जो महिलाएं हैं ना उसका यहाँ पे बातें की गई है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा किस पहल को यहाँ पे चलाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये रेल मंत्रालय के द्वारा एक पहल चलाया गया था, मेरी सहेली पहल। तो मेरी सहेली पहल के तहत क्या किया जाएगा कि जो महिला यात्री होंगे ना उनको यहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पे ऑपरेशन कवच पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये भी रेल मंत्रालय के द्वारा आया है। वहीं पे ऑपरेशन अमानत पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये RPF के द्वारा इसे शुरू किया गया था। जो रेल के में जो भी सामान वगैरह छूट जाता है ना तो उनको ये जो RPF होंगे ना उनको वो घर तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए सवाना जो घास के मैदान है ना ये आपका उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे डाउन्स पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, स्टेपिज आपका यूरोप में हो जाएगा और आपका लानोज आपका हो जाएगा वेनेजुएला में। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैदान है जो कि आपको ध्यान रखना है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। पहला है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तो इसका कहाँ पे हो जाएगा? इसका तो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। भारत वन प्रबंधन संस्थान आपका हो जाएगा भोपाल में। वहीं पे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आपका हो जाएगा कोलकाता में और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा देहरादून में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सारा संस्थान है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? देखिए काली मिट्टी का जो काला रंग होता है ना वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और वहाँ पे ह्यूमस ये दोनों की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी का काला रंग होता है। वैसे काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास का खेती यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, इसे स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है, इसे वोल्केनो वाला मिट्टी कहा जाता है और इसे लावा वाला मिट्टी भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और इसका जो विस्तार है ना वो जनरली हमें दक्कन के एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की गति की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा हृदय की जो गति होती है उसको हम लोग ECG से मापते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। वहीं पे हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पेसमेकर हो जाएगा। और वहीं पे हृदय की गति का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो ये कार्डियोलॉजी में किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर पेट्रोलॉजी की बात किया जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका बनाया गया है पटना में। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन संस्थान कहाँ पे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा भागलपुर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आपका 3 चरण होता है, आपको पता होगा। तो इसके आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनके जन्म के अवसर पे ही जो है ना 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनसे 2 डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो 1893 और दूसरा ध्यान रखिएगा 1897। 1893 में शिकागो गए थे, वहाँ पे उन्होंने भाषण वगैरह दिया था और वही भाषण से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। उसके बाद इन्होंने 1997 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख्य को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ज्वालामुखी, ठीक है। आपका इसी से ज्वालामुखी बाहर निकलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर के नाम से जाते हैं। और यहाँ मैग्मा भरा हुआ होता है, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है ना तो ये जब सतह पे आता है तो इसी को हम लोग लावा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब क्रेटर से बहुत सारे आपके धूल कण निकलते हैं, जलवाष्प निकलते हैं और बहुत तरीके के यहाँ पे गैसें भी निकलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्रेटर हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुदेव कवि गुरु और विश्व गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनसे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जनगण मन लिखा था और 1907 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था ना, तो वहाँ पे उन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक एक उन्होंने राष्ट्रीय गीत भी लिखा था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की नियुक्ति का जो अधिकार है ना वो राष्ट्रपति को है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 217 के खंड 1 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे बल्कि भारत के CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से ये परामर्श लेने के बाद ही वहाँ के न्यायालय की नियुक्ति वो कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाग 6 में आपका आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक का हाई कोर्ट का वर्णन है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आपका भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया। ध्यान रखिएगा कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में यहाँ पे कैस्पेशियन सागर के तट पे यहाँ पे एक रामसर कन्वेंशन होता है, जो कि यहाँ पे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन किया जाता है। 1971 में तो ये कन्वेंशन होता है, लेकिन ये काम करना शुरू करता है 1975 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और भारत इसमें सम्मिलित कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 1982 में भारत इसमें शामिल होता है। और इसी अवसर पर प्रत्येक 2 फरवरी को यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्द्र भूमि का थीम पूछा गया है, तो 2025 का थीम आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा 2025 का इस बार का थीम है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस से आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा किसे दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ का उपमा है ना वो हमें अष्टाम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो आधार कार्ड का संख्या यहाँ पे 12 तो होता है, बिल्कुल सही है। वोटर ID कार्ड का भी यहाँ पे 10 होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नहीं होता बल्कि यहाँ पे 15 होता है, ठीक है। वहीं पे GST का भी यहाँ पे 15 होता है। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है ना, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति को कब लाया गया था। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति को लाया गया था 1988 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट जो कि 1973 में स्टार्टिंग किया गया था। वहीं पे हाथी प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 1972 हो जाएगा। वहीं पे अगर गैंडा प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो 1987 हो जाएगा। वहीं पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है, ध्यान रखिएगा 1986 में आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति है जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर पे किए गए अपने प्रयोगों में से किस लक्षण का उन्होंने चयन नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा उन्होंने फूलों के जो आकार है ना उसका प्रयोग उन्होंने यहाँ पे नहीं किया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा द्वारा पहला विश्व कप कब और कहां पे आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा 1930 में इसका आयोजन किया गया था उरुग्वे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे फीफा 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है, तो दोहा कतर में हुआ है। और 2026 का आयोजन कहां पे होगा, ध्यान रखिएगा ये आपका कनाडा, मैक्सिको और USA में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये बिहार दरोगा में सेम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों के आसपास के रूप में को मिला के हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड जो द्वीप है ना इसके पूरे एरिया को हम लोग मिला के ओशिनिया के नाम से जानते हैं, ओशिनिया द्वीप के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन सा जलडमरू जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ता कौन है, तो फ्लोरिडा का जलडमरू मध्य जोड़ता है। वहीं पे ये इसको अलग कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा आपका फ्लोरिडा को क्यूबा से इसे अलग करता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका लोथल को जाना जाता है जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से दोस्तों हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोथल हो जाएगा। यहाँ पे हमें बहुत सारे मुहरे मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा जो सभ्यता था इसका जो व्यापार था ना वो पश्चिमी देशों के साथ था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख किया गया है आपका अनुसूची 5 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग कमेंट में 1 से लेके जितनी अनुसूची है ना वो फटाफट आप लोग कमेंट में सारा छाप दीजिए, जिससे कि आपका वो रिवीजन हो जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपैरिन और पॉलीसेकेराइड का उत्पादन कौन करता है। देखिए हिपैरिन और जो पॉलीसेकेराइड होता है ना उसका उत्पादन लीवर में किया जाता है। वैसे हिपैरिन को हम लोग ब्लड प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और लीवर से ध्यान रखिएगा कि पित्तरस का जो निर्माण होता है ना वो लीवर में ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका कार्य क्या होता है कि वसा को ये क्या करता है, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, मतलब इसे तोड़ता है। तो आप लोग साथ ही साथ उससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट यहाँ पे सही, यहाँ पे सही कूट पूछा गया है। तो बिली तो आपका ऑस्ट्रेलिया के पास आता है, ये तो बिल्कुल सही है। हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आता है, ये भी बिल्कुल सही है। टाइफून आपका चीन के पास आता है, ये भी देखिए सही है। तो यहाँ पे आपका तीनों का तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। वैसे इसकी स्थापना किया गया था 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिषय की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रियो डी जेनेरियो, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1992 में होता है। यहीं पे आपका UNFCCC जो है अस्तित्व में आता है। तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। ओजोन छिद्र का संबंध आपका हो जाएगा UV विकिरण से हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस का संबंध आपका मीथेन गैस से हो जाएगा। प्राकृतिक खतरे यहाँ पे सुनामी हो जाएगा। और सतत विकास का संबंध आपका पारिस्थितिकीवाद से हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द डॉट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम जो शब्द था ना सबसे पहले दिया गया था हैकल के द्वारा, ठीक है। वहीं पे पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया गया था आपका 1935 में आर्थर टेंसले के द्वारा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका UNFCCC है ना, ये आपका रियो डी जेनेरियो जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं 1992 में हुआ था, यहीं पे ये निकल के आया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की तुलना में रक्त के हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जिसे हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत फास्टली हमारा हीमोग्लोबिन में घुस जाता है, और ये ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है ना उसी को ये रोक देता है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए अम्लीय वर्षा अगर पूछा जाएगा ना तो ध्यान रखिएगा, एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO2, और एक आपका NO2 हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अम्लीय वर्षा में वर्षा जल और बर्फ निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के द्वारा प्रदूषित होता है। तो ये भी आपका SO2 और NO2 के कारण ही होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बाद किस वर्ष पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की ये घटना होती है। उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया जाता है 1986 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक कहाँ पे होता है। तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पे कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है। देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना उसके आधार पे जल विद्युत संयंत्र कार्य करता है। वैसे जल विद्युत संयंत्र से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू किया गया था। तो ये रामसर सम्मेलन सबसे पहले होता कब है, ये ध्यान रखिए। 2 फरवरी 1971 को ये ईरान के रामसर शहर में से इसका आयोजन किया जाता है। और भारत इसमें सम्मिलित कब होता है, तो 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें सम्मिलित होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बाद किस वर्ष पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2015 में
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी हुई है और जो अल्ट्रावायलेट जो यूवी प्रकाश होती है ना उसको ये अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी के जस्ट ऊपर आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा जहाँ पे मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। उसके जस्ट ऊपर आपका संताप मंडल हो जाएगा जहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक होती है। लेकिन यहाँ पे 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक यहाँ पे ओजोन का लेयर पाया जाता है जो कि पराबैंगनी किरणें, जो कि सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें आती है ना पृथ्वी पे, इसको यहाँ पे ये अवशोषित कर लेती हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे इसका क्षरण हो रहा है दोस्तों, और इसका कारण क्या हो जाएगा, आपका CFC हो जाएगा। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस सूर्य के निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण को रोकती है। तो ये आपका पराबैंगनी विकिरण को इसको रोकती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे है कि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने के साथ हुआ। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गांधी सागर प्राकृतिक उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान के निकट होने के बावजूद चीता पुनरुत्पादन कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये भी सही है। और तीसरा है कि चीता को IUCN के जो रेड लिस्ट होते हैं इसके अंतर्गत क्या लुप्त प्राय रूप से सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिए तीनों का तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1972 में लागू होता है। वहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्टिंग होता है, तो वो आपका 1973 में होता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में वर्तमान में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है और 58 नंबर का कौन हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का आपका माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वैसे मध्य प्रदेश से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को डॉट के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया गया था अकबर के द्वारा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हुमायूं ने अफगान सेना को हराया जिसने बिहार और जौनपुर पे विजय प्राप्त किया था। तो ये हुमायूं के द्वारा अफगान सेना को हराया गया था 1532 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश के दूसरे शासक जो कि धर्मपाल थे उनके द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था गुप्ता पीरियड के राजा कुमारगुप्त के द्वारा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा ने गंगा गंडक सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक द्वीप का निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सैनिक द्वीप का निर्माण पूछा गया है। तो ये आपका अजातशत्रु हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा और सोन के नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने दूत लंका, पश्चिमी एशिया तथा यूनानियों को दक्षिण राज्यों में भेजा था। तो ये भेजा गया था अशोक के द्वारा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुत्री और अपने पुत्र को उन्होंने दक्षिण भारत यहाँ तक कि श्रीलंका तक को उन्होंने भेजा था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जाना जाता है बख्तियार खिलजी को। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि बख्तियार खिलजी को जो है दिल्ली सल्तनत के कौन से राजा होते हैं जो कहते हैं कि जाइए आप लोग बिहार का आप लोग दमन कीजिए, किसके द्वारा कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1203-4 में बंगाल विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो जब रखिएगा, जब ये बख्तियार खिलजी बंगाल का विजय कर लेता है तो बंगाल की राजधानी लखनौती को बनाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे बिहार शरीफ में जब ये तबाही मचाता है ना तो उदंतपुरी को यहाँ पे इसने राजधानी बनाया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1225 में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश के द्वारा ही 1225 में बिहार शरीफ में आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के द्वारा किए गए युद्धों में जिसमें से उसके दुश्मनों को हराया गया था वो कब लड़ाई। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हुमायूं के द्वारा जो युद्ध किया गया था जिसमें हुमायूं ने अपने दुश्मनों को हराया था। तो ये तो आपका दोहरा का युद्ध हो जाएगा 1532 का और सरहिंद का युद्ध हो जाएगा 1555 का। इस युद्ध में हुमायूं ने अपने दुश्मनों को हराया था। उसके बाद ये दिल्ली सत्ता पे ये आसीन हो पाता है। वैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चौसा और जो बिलीग्राम का युद्ध था ना, यहाँ पे हुमायूं शेरशाह से हार जाता है जिससे इसका भारत में जो सत्ता था ना ये इसका समाप्त हो जाता है और इसे भारत से इसे खदेड़ दिया जाता है। तो आप लोग साथ ही साथ उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह पटना द्वारा दुर्ग के निर्माण और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है। तो ये चर्चा किया गया है आपका तारीख उद दाऊदी, जो कि लिखा गया था अब्दुल्ला के द्वारा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सासाराम स्थित जो शेरशाह का मकबरा है वो किस शैली में बनाया गया है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका अफगानी शैली या फिर इसे ही हम लोग इंडो इस्लामिक शैली के नाम से भी जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था। तो यहाँ पे फर्रुखसियर जो थे मुगल सम्राट, उनका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ था। तो बिहार के संदर्भ में इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो ये बिलीग्राम का युद्ध होता है, जिसे हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि 17 मई 1540 को होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जहाँ पे शेरशाह जीत जाता है, हुमायूं यहाँ पे हार जाता है। इसके बाद ही जो है शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि ली थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इसके जितने भी PDF है ना आंसर के साथ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।